अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आज हम गुफ्तगू करेंगे आज़ाद कश्मीर हुकूमत के बारे में। हमसाया मुल्क की G20 की जो एक्टिविटी हुई उस हवाले से बात होगी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत किन शोबाजात में काम करके आवाम के लिए बेहतरी ला सकती है, इस पर गुफ्तगू होगी। और आज हमारा साथ देंगे सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं मोहम्मद शकील चोई साहब, इनसे गुफ्तगू करेंगे। और उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है इसमें जो वज़ीर-ए-आज़म हैं चौधरी अनवारुल हक साहब, वो चाह रहे हैं कि जो काबीना मुकम्मल करनी है वो तरमीम के बाद की जाए। जो 15वीं आइनी तरमीम लाई जानी थी जो अभी तक नहीं लाएगी, चूँकि मुस्लिम लीग नून है वो उस तरमीम से पीछे हट चुकी थी। हुकूमत में रहना चाहती है मुस्लिम लीग नून, लेकिन तरमीम से वो पीछे हट चुके थे। और अब जो है शुनीद है कि 1 या 2 जून को आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली का इजलास बुलवाया जाएगा और उसी इजलास में 15वीं तरमीम जो है जिसमें ये जो वुज़रा की तादाद है उसमें इजाफे की हद तक मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। काबीना से उसकी पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। तो और भी चीज़ें होंगी डिस्कस। शकील साहब वेलकम कहता हूँ आपको। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। एक तो G20 की एक्टिविटी हुई, उस पर भी गपशप होगी आज, चूँकि बहुत अहम एक्टिविटी भारत इसको गर्दान रहा है, लेकिन नाकामी नज़र आ रही है। अगर हम देखें तो उस तरह से उस G20 की एक्टिविटी में ममालिक ने शिरकत नहीं की, या जिन ममालिक की तरफ से किसी न किसी मजबूरी के तहत शिरकत की गई उनका भी जो निचले दर्जे का स्टाफ कहा जाए तो वो उसमें गया। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो हमसाया मुल्क की ये एक्टिविटी है, एक मुतनाज़ा खित्ते के अंदर करके लेने के देने नहीं पड़ गए उन्हें? देखिए बिलाल, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है ना, चाहे भारत का आप ओपिनियन ले लें या पाकिस्तान का ओपिनियन ले लें या दुनिया भर का, कि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है। अच्छा, ये मुतनाज़ा इलाका उस वक्त तक रहेगा जब तक कि अक़वाम मुत्तहिदा कोई इसके बारे में कोई और करारदाद नहीं ले आती या कोई और फैसला नहीं कर लेती, क्योंकि ज़ाहिर है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं जी। अब जब इस तरह की कोई भी सूरत हाल होगी, कोई भी खित्ता होगा, चाहे वो कश्मीर है चाहे वो फ़लस्तीन है, अच्छा वहाँ पे कोई भी चीज़ होगी, कोई भी चीज़ होगी, चाहे पॉजिटिव होगी चाहे नेगेटिव होगी, कोई वायलेंस होगा या कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जो कि किसी एक मुल्क के बकौल हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपका ध्यान किधर जाएगा? बुनियादी बात यह है, मैं अक्सर दोस्तों से आजकल यही बात कर रहा हूँ कि श्रीनगर में G20 के जो वर्किंग ग्रुप का रखना, वहाँ पे इजलास रखना, बुनियादी बात यह है कि उस मसले को दोबारा हाईलाइट करने के चिली में बैठा हुआ, पेरू में बैठा हुआ, ब्राज़ील में बैठा हुआ जब एक इंसान देखेगा कि ये कॉन्फ्रेंस हो कहाँ रही है, ये श्रीनगर में हो रही है। श्रीनगर कहाँ है? ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। तो आप जिस मसले को दबाना चाहते हैं वो मसला तो आप दबा नहीं सकते। फिर जब आप इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं, इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं, G20 कोई छोटी मोटी कोई चीज़ तो नहीं है। आप देखिए ना कि जो इस वक्त पूरी दुनिया का GDP का, पूरी दुनिया की GDP का 85% है वो इन G20 मुल्कों के पास है। 19 मुल्क हैं, 20वां यूरोपीय यूनियन है मेंबर की हैसियत जी हाँ। और फिर जो पूरी दुनिया की जो 75% जो दौलत है वो इन G20 ममालिक के पास है। जो 2/3 जो आबादी है पूरी दुनिया की वो इन G20 में ममालिक में है। इंडिया ने सिर्फ ये किया क्योंकि बुनियादी तौर पे इस साल को जो इस कॉन्फ्रेंस की थीम थी वो थी टूरिज्म, सियाहत। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक तीर से 2 शिकार करें। लेकिन वो कहते हैं कि जो कभी कभी आप बहुत ज़्यादा चालाकी से काम करते हैं तो वो चालाकी आपकी पकड़ी जाती है, क्या गले पड़ जाती है? वो गले पड़ जाती है, गले ही पड़ गई, गले पड़ गई कि आप चालाकी ये की कि क्योंकि ये सियाहत है, कश्मीर को हम दिखा दें कि जनाब वहाँ पर तो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और ये देखें डल झील सकाफती, वहाँ पे तकरीबात हो रही हैं, खाने हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, निशात बाग की सैर करवाई जा रही है। लेकिन और कर्फ्यू में है नहीं, कड़े पहरे में, कर्फ्यू में। आपको मैं दिलचस्प बात ये बताऊं कि वहाँ पे जो एक ज़ाहिर है कि जो मीडिया था, अच्छा जो कश्मीर का मीडिया था, जो मकबूजा कश्मीर है उसका जो मीडिया था या मीडिया से मुतल्लिका लोग थे, वो बावजूद इसके कि अच्छा ये शायद ये हमारे हक में बोल पड़े, किसी एक को भी इजाज़त नहीं थी कि वो ये चीज़ कवर कर सके, इसकी कवरेज कर सके या इसके बारे में रिपोर्टिंग कर सके। जो बंकर्स थे श्रीनगर शहर के, उसके आगे खैर बोर्ड लगा दिए गए। आपको बताऊं कि जो कि इंडियन मीडिया था जिसको कि बाकायदा स्क्रूटनाइज करके वहाँ लाया गया था, जब उनके साथ वो स्टेज किया गया कि जी आपकी इनकी कुछ तासुरात वगैरह ले लें,
तो उन्होंने एक खातून ने, जब एक ANI की खातून ने पूछा कि जनाब आप सुनाएं, आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है, आप टूरिस्ट हैं, आपका कैसा लग रहा है? वो कहता है जी टूरिस्ट तो हूँ, लेकिन मैं अकेला ही टूरिस्ट हूँ, यहाँ पे मुझे तो कोई टूरिस्ट नज़र नहीं आ रहा। इस तरह की सूरत हाल। फिर यह है कि आप देखिए कि 15 लाख फ़ौज है पूरी इंडिया की, उसमें आधे से ज़्यादा फ़ौज आपने एक इलाके में लगा दी। फिर उसके बाद इस चीज़ को दिखाने के लिए कि यहाँ पे अमन है और आप बिल्कुल यहाँ पे वो फूल कलियाँ जो हैं ये बना हुआ पूरा देश, यकीनन ये हमारा मुल्क है, हमारा वतन है और इंतहाई खूबसूरत है, जन्नत नज़ीर है और इंतहाई जिसको कहें कि हम लोग इससे मोहब्बत रखते हैं। लेकिन जब आप इस सारी सिचुएशन को इतनी बड़ी फ़ौज के पहरे में डाल दें और कमांडोज आपके जो स्पेशल हों वो वहाँ पे ले आएँ, फिर आपके जो मार्कोस जो आपके स्पेशल कमांडोज हैं वो हर गली की नुक्कड़ पे आपके वो खड़े हो जाएं, डल झील जो है वो एक बिल्कुल जिसको कहें कि एक जंगी मैदान का मंजर पेश करने लग जाए, और फुल सिक्योरिटी। तो इस 10 लाख तो पहले थी फोर्सेस और आगे मजीद लगा दी। अब इस सिक्योरिटी में आप ये देखें ना कि अब आपका क्या ख्याल है कि जो बाहर से आता है वो बेवकूफ़ है? जो बाहर से आता है वो बाकायदा आपके बारे में पूरी रिसर्च करके आता है। ये तो बड़ी छोटी सी दुनिया है, आप छोटी सी बात किसी जगह पे डालते हैं, गूगल आपको सब चीज़ें करके दिखा देता है। तो उन ममालिक से जो लोग आए हैं वो बुनियादी तौर पे आपको क्या ख्याल है कि वो देखते हैं कि ये जो बिल बोर्ड है इसके पीछे एक बंकर है, तो वो क्या बात है यहाँ से वहाँ से आराम से गुजर जाएंगे। वो जब देखते हैं कि यहाँ जो मकामी ना कोई इस कैंपस के आसपास मीलों तक कोई मकामी बाशिंदा फटकने नहीं दिया जा रहा, कोई इसका कोई इसके शुरका में कोई मकामी इंसान शामिल नहीं है, इसमें किसी मकामी सकाफत की किसी जगह पे बात नहीं हो रही, तो वो लोग बेवकूफ़ तो नहीं कि यहाँ पे ये मैसेज लेकर जाएं कि जनाब हम लोग कश्मीर गए थे, वो 2019 के बाद तो वहाँ पे ऐसा अमन व अमान हुआ कि वहाँ पे इस वक्त जो है लोग बड़े खुश हैं। बुनियादी तौर पे हुआ क्या है कि इससे पहले जितनी भी रिपोर्टिंग हुई है वहाँ पे या जितनी रिपोर्टिंग कर सके हमारे दोस्त, मैं उनकी बहादुरी और जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने जितनी जुर्रत के साथ जितनी बात उनको वो की जा सकती थी, क्योंकि ख़तरा है कि आप जब भी कोई बात करेंगे तो आपको उठा लिया जाएगा, आपकी जो चीज़ें हैं वो जब्त कर ली जाएंगी और आपको पता नहीं कितने अरसे के लिए उठा के दूसरे जर्नलिस्ट मुदस्सर जैसे वहाँ पे जो 2-2 साल से वहाँ पे कैद है। आपने बल्कि पूरी कोशिश की कि वहाँ पे आप ऐसा सीन क्रिएट कर सकें, लेकिन फिर भी उनमें क्या है कि जो मकामी पूरी आबादी है, पूरी आबादी जहाँ जहाँ पे आपने एक्टिविटी की, लोग लाताल्लुक़ हैं, लोग लाताल्लुकी जो है ये बुनियादी तौर पे आपके उस गुस्से का इजहार है। जब आप एक कमज़ोर आदमी होता है ना, कमज़ोर आदमी क्या करता है, कमज़ोर आदमी अगर आप उससे लड़ेंगे तो अगर उसमें ताकत होगी लड़ेगा, अगर उसमें ताकत नहीं होगी तो वो आगे से चीख पुकार करेगा, और अगर वो ये समझेगा कि मेरा बस नहीं चलता तो वो आपसे लाताल्लुक हो जाएगा, लेकिन उसका जो गुस्सा है वो रहेगा, जो उसकी नफरत है वो कम नहीं। लेकिन भारत फिर ओवरऑल अगर इस पे देखा जाए तो भारतीय हुकूमत जो दिखाना चाह रही थी वो दिखा नहीं सकी, नाकाम रही इसमें, क्योंकि जो फेज़ वो दिखाना चाह रहे थे जिस फेज़ को वो उस तरह से दिखा नहीं पाए। लेकिन चलें अब हम अपने दूसरे मौजू की तरफ आते हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत बेस कैंप। सिर्फ मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर भारतीय हुकूमत नाकाम होगी ना तो ये एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा मौका है पाकिस्तान और उन ममालिक के लिए जो कि समझते हैं कि जो ये खित्ता है ये मकबूजा इलाका है, यहाँ के लोगों के साथ जुल्म हुआ है, यहाँ पे इंसानी हुकूक की जो वायलेशन हुई है, ये बेहतरीन मौका है कि वो अपने जो उनकी वजारतें हैं खारजा अमूर की, वहाँ पे सर जोड़ के बैठें, पॉलिसी बनाएं, उसके तहत हिकमत अमली बनाएं और फिर उन चीज़ों को जो आजकल के कॉन्सेप्ट्स हैं, आजकल की चीज़ें हैं, आजकल के गैजेट्स हैं, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारी आवाज़ कहाँ तक पहुँच रही है, इन गैजेट्स को, इन प्लेटफॉर्म्स को, सोशल मीडिया को ये मुतहर्रिक करें और ये जो नौजवान नस्ल है जो कि अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत रखती है, इनको इसमें शामिल करें ताकि हम अपनी बातें दुनिया भर तक पहुँचा सकें। हमारा सिर्फ काम ये नहीं होना चाहिए कि इंडिया ने ये कर दिया हमने उसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल दे दिया, इंडिया ने ये कर दिया हमने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दे दिया। अब हमें एक मजबूत पॉलिसी की ज़रूरत है ताकि हम बना लें
और बना के चलें, और उस मजबूत पॉलिसी के लिए जो बुनियादी प्लेटफॉर्म होगा वो है खित्ता आज़ाद कश्मीर, जिसको हम बेस कैंप कहते हैं। तो इसको अब बेस कैंप बनाने का बेहतरीन मौका है। और हमारी जो हुकूमत है इस वक्त चौधरी अनवारुल हक साहब के पता है उनके बारे में, जो हमारी जो सब लोगों की रेपुटेशन, उनकी रेपुटेशन के बारे में सब लोग जानते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनके पास बेहतरीन मौका है, और हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस लीडरशिप को लेके वो कोई एक मजबूत पॉलिसी बनाए और फिर आगे काम करे, जिसमें बुनियादी किरदार क्या होगा, बुनियादी किरदार उन ममालिक में रहने वाले लोगों का होगा जिन ममालिक का इस मसला कश्मीर को क्रिएट करने में, यानी पैदा करने में बुनियादी किरदार है। मेरा मतलब बरतानिया से है। बरतानिया में हमारे लाखों लोग आबाद हैं, बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशनों पे चले जा चुके हैं, कोई मतलब कि वायलेंस की ज़रूरत नहीं है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी दलील की होनी चाहिए, और जो हमारा डायस्पोरा है वो उसके पास ये दलील होनी चाहिए कि हम अपनी हुकूमतों के तवज्जुह से हम भारत के ऊपर प्रेशर उनके ऊपर डालें, ताकि वो देखें। आप ये जो अभी यंग फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, इनका भी बड़ा काम नजर आया इस पे। बोले देखे ना वो खासे कितने मुतहर्रिक रहे। जी हाँ, इतने से काम से आपको क्या क्या कितने कितने चीजें, और खुसूसन अगर यही काम सारा साल हो, जी हाँ, एक मुस्तकिल पॉलिसी के तहत हो, मरबूत हिकमत अमली के तहत हो, तो आप देखें कि आपकी जो पॉलिसी। लेकिन देखें बेस कैंप में वो 3 दिन मौजूद रहे, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब किया, डिनर किए, आज़ाद कश्मीर की सारी लीडरशिप को ऑन बोर्ड किया उन्होंने। और इससे पहले भी हुर्रियत का एक डेलीगेशन भी उन्हें इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की, और फिर उन्होंने ये इस मौक़िफ़ का ना जो इरादा किया कि हुकूमत पाकिस्तानी अवाम जो है वो कश्मीरियों के साथ आज भी उसी तरह खड़ी है। देखिए तो, माहौल कैसा बना, माहौल ये बना कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे 3 दिन क़याम किया, सारे लोगों को इकट्ठा किया। अब अगर वो कुछ लोगों को छोड़ देते तो क्या होता, आपस में हम लोग वो जिसको कह रहे हैं कि आपस में हम लड़ने शुरू हो जाते। सारे लोग इकट्ठे हुए, मैसेज क्या गया, पैगाम क्या गया कि एक कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ नुकात ऐसे हैं कि हम जमाती वाबस्तगी से बिल्कुल हट के हम कुछ नुकात पे इकट्ठे हैं। तो इससे बड़ा अच्छा मौका और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए और कोई नहीं, बस इससे आगे चला जाए अब। जी हाँ, इस पर अब हुकूमत पाकिस्तान को इससे आगे बढ़ के चलना चाहिए। बहुत अच्छा जो माहौल बना हुआ था G20 के हवाले से, फॉरेन जो ऑफिस है वो एक्टिव रहा, फॉरेन मिनिस्टर एक्टिव रहे, और उनकी एक्टिविटीज़ देखने में नज़र भी आई कि क्या काम हुआ है। तो अपने दूसरे मौजू की तरफ चलते हैं। चौधरी साहब, आज़ाद कश्मीर हुकूमत, चौधरी अनवारुल हक साहब जो हैं वो बड़े दबंग तो हैं ही, वो काम करना चाह रहे हैं। तो फ़िलहाल तो वो 2 वज़ीरों के साथ काम चलाया उन्होंने, तो शोर है, मुख्तलिफ बातें चल रही थी कि पता नहीं जी काबीना इतनी ही है, कुछ MLAs भी बातें करते हैं, आम लोग भी करते हैं कि इसी काबीना के साथ बातचीत काम चलेगा आगे। लेकिन आज मेरे पास ये इतला आई है कि तरमीम, 15वीं आइनी तरमीम, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़े कर दिया 2 टोक मौक़िफ़ रख के पहले होगी जनाब तरमीम, वुज़रा की तादाद होगी उसमें 25 से 26, तो फिर होगी जो काबीना मुकम्मल होगी उसके बाद। इससे पहले किसी सूरत, चूँकि उनके पास भी एक ग्रुप है जो 18-20 लोगों पे मुश्तमिल है, उनके पास PTI के लोग भी चले गए, जा रहे हैं, तो कुछ उनके पास फॉरवर्ड ब्लॉक था जो उसके लोग थे जिनके आसरे पे वो वज़ीर-ए-आज़म बने, जिनको साथ लगा के चौधरी अनवारुल हक साहब ने इतना बड़ा एक माहौल क्रिएट किया, तो देन वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो प्राइम मिनिस्टर तो ये चाह रहे हैं अब तरमीम में इस हद तक मेरी भी ये इतला है, सिर्फ वुज़रा की जो हद थी ना, जिसमें एक पाबंदी थी कि 16 से ज़्यादा वुज़रा नहीं होंगे, उस पाबंदी को ख़त्म करना है। उसमें ये कहीं मेंशन नहीं होगा कि 26 होंगे, 27 होंगे, 14 होंगे या जितने भी, वो उसको ख़त्म करना है। तो उसके बाद ये काम करना चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। पहला सवाल ये। अब दूसरी बात, आप क्या समझते हैं किन शोबाजात पे काम करके जो वज़ीर-ए-आज़म हैं ये सुरखरू हो सकते हैं आज़ाद कश्मीर में? चूँकि हमने भी देखा, आपने भी देखा, कोई लीडर है जो वो रेगुलर जो है ना वो पॉपुलर नहीं रहता है। मोस्टली लीडर्स हमने देखे वो इक़्तिदार तक पॉपुलर रहते हैं, 5 साल का इक़्तिदार के जो उनके आखिरी अयाम होते हैं उनकी मकबूलियत में ग्रेजुअली कमी आनी शुरू हो जाती है। तो आप क्या समझते हैं? बिलाल, देखिए बुनियादी बात यह है, पहली तो बात यह है कि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो हुकूमत है ये किन हालात में बनी। मैं इसको बहुत जो डीप, जिसको कहना कि वो जो ये ऐसे हुआ, उसने ये कहा, उसने क्या, उससे निकले।
जी। आप ये देखें कि उन हालात के ऊपर अगर आप गौर करें तो फिर आप ये देखें कि किन को कैसी कैसी मुश्किलात का सामना है मौजूदा हुकूमत को। चौधरी अनवारुल हक साहब को जो सबसे ज़्यादा उनका प्लस पॉइंट है या जो उनके हक में बात जाती है वो ये है, वो कहते हैं जी बंदा खरा है, बंदा अपनी बात मनवाने वाला है और बंदा काम करके दिखाने का इसका पहले भी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और अब भी ये कुछ करना चाहता है। जिस तरह कि अब उन्होंने हुकूमत संभालने के बाद जिस तरह मुसलसल उन्होंने ये काम किया, मुसलसल काम करके उन्होंने कम से कम एक अपना बुनियादी इमेज अभी तक बरकरार रखा। लेकिन वही बुनियादी बात यह है कि आप फाइल पे जो एक काम करते हैं जब तक वो ज़मीन पे होता हुआ नज़र नहीं आएगा तो तब तक आप अपना वो मकाम बरकरार नहीं रख सकते जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि 15वीं तरमीम आ जाएगी, ठीक है, उसका वो हिस्सा जो वज़रा के हद तक है। अब ये देखिए ना कि अगर हमें ये पता चले कि तनवीर इलियास साहब की हुकूमत थी और उसमें तो बहुत ये कुछ हो रहा था, ये कुछ हो रहा था, और जब उनके जाने के बाद हमें पता चले कि ओहो ये तो क्या हो गया, ये तो सारी सत्यानाश होगी ख़जाने की। पता चला कि नीलम की लकड़ी जो है वो वज़रा उनकी जो सरपरस्ती हासिल थी और उसकी काट काट के वो कहाँ तक उन्होंने पहुँचा दी। तो ये वो बातें हैं जो कि आपके बारे में बहुत मनफी तासुर पैदा करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो जिस तरह का उनका जिसका गाजन है कि जो लोग उनसे मिलते हैं, ये जो बात करते हैं चौधरी अनवारुल हक साहब की हद तक उनके बारे में जो अच्छा तासुर है, ये अच्छा तासुर अगर वो ये कहें कि पूरा साल कायम रहेगा या 2 साल कायम रहेगा, नहीं, ये चंद दिनों या चंद महीनों का है, क्योंकि उनको फौरी तौर पर डिलीवरी की तरफ जाना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा कुछ। वो अपनी काबीना बनाए, काबीना बना के देखें। पहली जो पिछली का जो काबीना थी या पिछली हुकूमत थी, इस चीज़ के बावजूद कि उनको उस तरह के फंड्स अवेलेबल नहीं थे, उस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्या किया कि बहुत ही छोटे मकासद के हसूल के लिए ज़्यादा रकमें खर्च कर दी और जिसको कहना स्वाबदीदी फंड उसकी सत्यानाश वो तो ख़त्म कर दिया अभी इन्होंने, तो सीक्रेट फंड वो अब आके इन्होंने वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। अब इनके पास फंड्स भी अवेलेबल होंगे, हुकूमत पाकिस्तान की सपोर्ट भी शामिल होगी। तो बुनियादी बात यह है कि जो हमारे बुनियादी शोबे हैं, जो बुनियादी शोबे हैं जो इस खित्ता कश्मीर को बहुत अच्छा बना सकते हैं, ये कोई अनगवर्नेबल नहीं है। कितना है लेकिन जिन्होंने माजी में लूट मार कर ली, खा पी लिया, जो ब्यूरोक्रेट्स भी बड़े उसमें टॉप 10 के शामिल हैं, जो हर दौर की हुकूमतों में ना जो वज़ीर आज़म थे उनको काबू कर लेते थे। पता नहीं कौन सा उनके पास कोई कुलिया है। बड़े बड़े जो हमने देखे ना रहनुमा, जो चौक चौराहों में बड़ी इनकलाबी तकारीर फरमाया करते थे, वो भी उनके शिकंजे में हमने देखे। तो ये इन चीज़ों, एक नई टीम की ज़रूरत है। आप नहीं समझते आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या गवर्नेंस के निज़ाम को चलाने के लिए, ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम को चलाने के लिए हमारे पास नए जो लाट है उसमें इतने कैपेबल लोग आप क्या समझते नहीं होंगे कि वही ग्रुप बार बार नज़र आएगा दाएं बाएं, वही हर जो बादशाह आता है तो उसके दाएं बाएं नज़र आता है और उसके अलावा ना ही बादशाह को उसके बाद कुछ नज़र आता है। असल में देखिए मैं आपको बताऊं, हम लोग लफ्ज़ बोलते हैं ना चपरासी। जी हाँ, ये अंग्रेज़ों ने इसकी जो तारीफ़ थी वो मुख्तलिफ कर दी। जो बादशाह होते थे, मुग़ल बादशाह होते थे, उनके जो दाएं बंदा बैठता होता ना, जो ख़ास उनका मुसाहिब, वो बेसिक उसको चप कहते थे, और जो उनके बाएं तरफ बैठता था, तरतीब उल्टी पुल्टी हो सकती है, उसको रास कहते थे। मतलब कि चप रास, वो चप रास होते थे, वो उसके दोनों कान होते थे, उसके कान में बताते थे कि जनाब ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अच्छा, अंग्रेज़ जब आए तो उन्होंने और बहुत सारे जो मतलब हैं उन्होंने तब्दील किए, उन्होंने इसका मतलब भी तब्दील कर दिया। तो हमने उस चपरास को चपरासी बना दिया, और चपरासी का जो काम है, हम अब हमारे सामने है कि वो ज़रा के जो दफातर में वो काम होता है कि जो साहब कहते हैं वो सारे करते हैं, ठीक है। ये जो चपरासी हैं या ये जो मतलब कि जो दाएं बाएं बैठ के काम भरते हैं, बुनियादी बात यह है कि हर हुकूमत को मैंने आज तक बनते नहीं इनके हाथों कुछ देखा, बिगड़ते ज़रूर देखा। ये मेरा ख्याल है कि अगर हमारे प्रोग्राम के तवस्सुस से चौधरी अनवारुल हक साहब तक ये पैगाम चले जाए कि आप इन चपरासियों से, मतलब कि इसको मैं किसी मनफी या कमतर दर्जे के तौर पे मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये मैं आपको इसके तारीख़ी पस मंज़र में बात कर रहा हूँ कि ये जो आपके कान भरने वाले जो आपके ये जो बाबू हैं, अगर आप इनके नरगे में आ गए तो फिर आप भी उस जो कहना कि जो वो एक नेम बोर्ड होता है या ऑनर बोर्ड होता है, वो एक नाम का इजाफा होंगे।
अगर आप उस नाम के इजाफे के साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी छोड़ के जाना चाहते हैं, ज़ाहिर है कि आप एक अच्छे ख़ानदान से, बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके ऊपर सिर्फ जिम्मेदारी अब पड़ी है ना वज़ीर आज़म। जी हाँ, आप एक लेगेसी लेकर भी आ रहे हैं और एक अच्छी सियासी तरबियत रखते हैं, अच्छा आप साहिब मुताला बंदे हैं, तो अब आपको इन सारी चीज़ों को कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रैक्टिकल चीज़ों में। ये आपको याद है कि हमारे पास जब रेडियो दौर में आया करते थे, उस वक्त स्पीकर नहीं थे, बल्कि ये तारक फारूक साहब उस वक्त जीते हुए थे। जी हाँ। अच्छा, इसके अलावा आज़ाद कश्मीर की जो ब्यूरोक्रेसी है ना, अगर आलम बात करें टॉप से बॉटम तक, माफिया इसमें बेशुमार। हाँ जी, सबको तो नहीं कह सकते ना, लेकिन जहाँ है ये जो जाली बिल बनते हैं, आपको पता है महकमों के अंदर। हाँ जी, ज़ीरो से लेकर अगर हम बात करें तो 100 तक के फिगर में हम जाएंगे तो वहाँ आपको यही नज़र आएगा, तबादले, तकर्रियाँ, ये एक अरसे से एक निज़ाम चल रहा है जिसको अब तब्दील होने की ज़रूरत है। तब्दील होने की ना सिर्फ ज़रूरत है, मैं कह रहा हूँ कि दो चीज़ों से अगर बच जाए ना चौधरी नवाब, लेकिन सॉरी सर, मैं यहाँ पे तब्दील कैसे हो सकता है? अब जो मेंबरान असम्बली बैठे हुए हैं, बेशतर करप्ट अफसरान के पीछे उनका हाथ होता है। अब अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ करना चाहेंगे, जैसे वो इनकलाबी इक़दामात उठाना चाहते हैं, कुछ उठा भी लिए हैं उन्होंने, मुझे पता है, लेकिन अभी बिफोर टाइम में शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि शायद कुछ वज़ीर वजारतें ही ना ले उसके बाद तो उनकी काबीना के लिए मसाइल बन जाएँ। अब वो ये जो वज़रा है ना हर दौर के अंदर, जो पार्लिमानी पार्टी के अरकान होते हैं, ये ख़राब करते हैं हर दौर के वज़रा आज़म को। वो लोकल जो पॉलिटिकली उनकी होती है उसमें इन्वॉल्वमेंट, अगर कोई सरकारी मुलाजम है उसके पीछे 100 वोट है, 50 वोट है, या वो किसी न किसी तरीके से अपने एमएलए को या मिनिस्टर को अकामोडेट कर रहा है। अब होता क्या है, ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस करने वाले अफसरान और मुलाजमीन होते हैं, ये हर महकमे में पाए जाते हैं तकरीबन। तो ये आते ही शीशे में होता, शीशे रखा होता है खास किस्म, इसमें उतारते हैं वज़ीर मौसूफ को। और इसमें मुझे ये लगता है कि ये बहुत बड़ा टारगेट है। इसमें अगर काम ही शुरू हो जाए ना बेहतरी का, अब एहतसाब देख लेना, आपका एहतसाब का निज़ाम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। वो अब इनसे बड़ी उम्मीदें थी जो मौजूदा चेयरमैन हैं, ये बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट भी रहे शराज साहब, लेकिन ये भी कुछ नहीं कर पाए। अब मेरी तो ये भी इतला है कि वो कितने रेफरेंस हैं जो वो अपनी दायर ना होने की वजह से वो उनकी वो जो आइनी मुद्दत होती है उसके अंदर दायर करने होते हैं, वो नहीं हो सके, तो वो अब कोर्ट्स में भी चैलेंजेबल नहीं रहे, उनकी आइनी जो हैसियत वो ख़त्म हो गई। देखिए बिलाल, मेरी आवाज़ सुनिए, जो एक लीडर होता है या जिसको कोई मौका मिलता है, अल्लाह ताला मौका देता है, उसका इम्तिहान क्या होता है? जो हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, शकील बात कर रहा है या बिलाल रफ़ीक बात कर रहा है, हम अगर बातें कर रहे हैं, अगर अल्लाह ताला हमें मौका दे तो हम वहाँ ना बैठे होते जहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं। जी हाँ। हम यहाँ पे बैठ के अगर तजिया कर रहे हैं तो हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि आपने अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है। जी हाँ। आपके करैक्टर का, आपकी लीडरशिप का और आपकी जिसको कहना कि हिम्मत का, यही तो इम्तिहान है। अगर आप इस इम्तिहान में से निकल जाएंगे, सुरखुरू हो जाएंगे, तो आप लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। अगर आप इसमें फंस जाएंगे, उसी चक्कर में फंस जाएंगे, पोस्टिंग ट्रांसफ़र, ये दो जिसको कहना बीमारियां आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी, पोस्टिंग ट्रांसफ़र और ज़ात बरादरी। हम ज़ात बरादरी और पोस्टिंग ट्रांसफ़र के चक्कर से जब फंसते हैं इन दोनों में, तो फिर हमारा सारा सिस्टम कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। और यही हमारे वो वीक पॉइंट होते हैं जिनसे हम ब्लैकमेल होते हैं, जिनसे हम खराबी होती है। हम कहते हैं जिस ब्यूरोक्रेट या ब्यूरोक्रेसी आज़ाद कश्मीर की, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बेचारे सारे खुडे लाइन लगे हुए हैं। मैं खुद जानता हूँ, बड़े मेरे अजीज हैं, बड़े लायक लोग हैं जिनके पीछे सिफारिश नहीं है कि किसी को ज़ात बरादरी के चक्कर में निकाल दी जाती है, ठीक है जी, किसी को लॉबी के चक्कर में, किसी को माफिया के चक्कर में खुडे लाइन लगा देता है। और वो बेचारा अच्छी सलाहियत का ऑफिसर वो लगा रहता है अपने बिल्कुल ज़ाया हो जाता है। और वो लोग जो कि चरब ज़बान होते हैं, जो कि देखते हैं, उनको पता होता है कि इस बंदे की कमज़ोरियाँ क्या है और मुझे किस तरह इसको राम करना है। यही तो आपकी लीडरशिप का इम्तिहान है, आपकी ताकत का, आपकी हिकमत का, यही तो इम्तिहान है। आप भी किसी इम्तिहान में पूरे नहीं उतरेंगे तो आपका भी वही हाल होगा जो कि इस तरह के बॉसों का हो चुका है। और अगर आप इसमें इम्तिहान में सुरखुर हो जाएंगे तो आपका शुमार उसमें ज़रूर उन लोगों में होगा जो अच्छे काम करके गए। मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि
चौधरी अनवारुल हक यकदम चौधरी तनवीर इलियास की तरह मतलब कि यकदम हमारे दरमियान आके नहीं नमूदार हो गए कि हम लोग सब पूछे चौधरी अनवारुल हक कौन है, चौधरी अनवारुल हक कौन है। चौधरी अनवारुल हक का ताल्लुक जिस ख़ानदान से है, वो जिस लेगेसी को लेके आए हैं आगे, जिस रवायत को लेके आए हैं, मेरा ख्याल यह है कि उनको एक दो धारी तलवार है। ये जो इक़्तिदार मिला है ना, ये उनके लिए दो धारी तलवार है। ये आसान नहीं है। एक तरफ अब उनके पास इख्तियार है, दूसरा अब उनके पास लोगों की तवक्कुआत हैं। अगर इस इख्तियार को, उन तवक्कुआत को मिला के ये आगे ना बढ़ सके तो बस फिर हम भी भूल जाएंगे, यहाँ बैठ के किसी और चौधरी, किसी और राजे की बात कर रहे होंगे। जी हाँ, ऐसा ही है। ज़ीरो से स्टार्ट लेना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, ये वर्क बहुत हैवी वर्क है करने वाला, चूँकि सिस्टम में वो लोग बड़े मजबूत हैं। चलें, अब आखिरी 1-2 मिनट बात कर लेते हैं। नौजवान, चूँकि वक्त प्रोग्राम का बिल्कुल हमारा आगे चला गया, नौजवान नस्ल बड़ी भाग रही है। मीरपुर डिवीज़न की बात करें तो 80-80 लाख रुपया दे के एक नौजवान जा रहा है बाहर। लोग फैमिलीज़ भी ले गए यूके में, कुछ दीगर ममालिक में जाने पे मजबूर हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है और आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हुकूमत को आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए, या प्राइवेट शोबा जात के अंदर कैसे काम हो तो ये लोग को थोड़ी सी ब्रेकें लगे हमारे नौजवानों को? अब तो बस हर बंदे की ख्वाहिश है कि मैं निकलूँ यहाँ से। खौफज़दा हो गए हैं लोग, और ज़मीनें, जायदादें, घर, जो कुछ मिल रहा है वो बेच के ट्रैवल एजेंट्स को पैसे दे रहे हैं, और वीज़े बड़े सस्ते हैं वहाँ पे। सुना ये जा रहा है कि चंद लाख का वीज़ा वहाँ से निकलता है, और वो जो सोशल वर्कर का वीज़ा है वो ज़्यादा निकल रहा है इस वक्त, वर्क परमिट। बिलाल, असल में मैं समझता हूँ कि जब ये सी पैक को, उसको रुकावट बनी थी ना सी पैक, जी हाँ, मेरा ख्याल है कि अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी इलाके के साथ जुल्म हुआ है ना और ज़्यादती हुई है तो ये हमारा इलाका है। हमारे इलाके से मुराद ये सारा इलाका। उस वक्त सी पैक का 8वां जोन यहाँ बन रहा था। जी हाँ, इंडस्ट्रियल जोन था। हमने उन ब्रीफिंग्स में जब शिरकत की और हमने देखा कि यार यहाँ पर तो एक इनकलाब आ जाएगा, सनती तरक्की का ऐसी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, ऐसा काम शुरू हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि शायद बाकी इलाकों पर यकीनन बहुत बुरा असर पड़ा होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा उस 8वें सी पैक का जो जोन था यहाँ पे, इकनॉमिक जोन, उसकी वजह से यहाँ पे फ़र्क पड़ा है। मैं कहता हूँ कि अभी जो अब दोबारा उसमें जान पड़ी है। मैं ये मतलब बड़ा जानबूझ के, बड़ा सोच समझ के बोल रहा हूँ कि दोबारा अब सी पैक में जान पड़ी है। सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दोबारा रिवाइव हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर को पूरा जोर लगा देना चाहिए कि जो सी पैक का 8वां जो जोन था, जो कि यहाँ बनना था, वो चाहे मीरपुर में बने, बिम्बर में बने, कहीं पे बने, जहाँ पे भी बने, वो जहाँ पर भी बने, वो पूरा जोर लगा के उसका जो है दोबारा उसको रिवाइव करें, रिवाइव करके ताकि यहाँ पे आए, ताकि यहाँ पे सनती तरक्की का पहिया चले। सनती तरक्की का जब पहिया चलेगा तो उसमें यह है कि जो प्राइवेट होगा, पब्लिक प्राइवेट, जो जिस तरह के भी आप मॉडल बनाते हैं वो उसमें होंगे। यहाँ पर कुछ माशी सरगर्मी होगी तो वो जो 80 लाख लेके बाहर भाग रहा है, उसको जब यहाँ पे कुछ नजर आएगा, वो 80 लाख यहाँ लगा के तो यहाँ पे लगाएगा, महीने का लाख यहाँ कमाएगा तो निजाम चलाएगा। देखें ना, 80 लाख छोटी रकम तो नहीं है, 8 मिलियन बहुत बड़ी रकम है। वो जब यहाँ पे लगाएगा, उसके लिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो यकीनन रोजगार के मौके मिलेंगे। अगर आप इस वक्त 80-80 लाख लगा के बाहर जाने वालों की सूरत हाल देखें कि वो वहाँ पे किस हाल में हैं और उनके साथ क्या क्या सलूक हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि वो तो बाद में रोएंगे, हम पहले रोना शुरू कर देंगे कि हमारी नौजवान नस्ल को कैसे तबाह कर दिया गया है। मैं इसलिए कहता हूँ कि जो आपने कहा था ना कि इस हुकूमत की तरजीहात क्या होनी चाहिए, मेरा ख्याल है कि मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे एक ही तरजीह होना चाहिए कि जो सी पैक का इकनॉमिक जोन है, जो कि बाकायदा यहाँ पे उस वक्त हुकूमत थी जो कि जिन्होंने बाकायदा यहाँ पे सेंक्शन कर दी थी, मंजूरी हो गई थी, सारा कुछ हो गया था, उसको किसी तरीके से वापस बहाल किया जाए और उसके ऊपर अमल दरामद शुरू किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। जी हाँ, आपने गुफ्तगू सुनी मोहम्मद शकील चोई साहब के साथ हमारी आज, और हमने कोशिश की कि मुख्तलिफ जो करंट इश्यूज़ हैं उन पर बातचीत की जाए। इसी के साथ मुझे नए प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।